अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर है हफ्सा काजिम और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैर खैर से होंगे। उम्मीद करता हूं खैर आफियत होगी। 3:10 हो चुके हैं और आज दिन है पीर का, जी यानी कि सोमवार है। हम अगर बात करें अपने मुल्क की, अपनी तालीमी निज़ाम की, अपनी मईशत की, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है, कोशिश हो रही है कि वो बेहतरी की जानिब चलें और उनको हम लेकर चल सकें। और एक पाकिस्तानी होने के नाते या पाक सरजमीन वतन के रिहायशी होने के नाते या स्टेट जो नेशनल रेडियो है उस पर मौजूद होने के नाते हमारी कोशिश होती है कि हम पैट्रियाटिज्म, मुहिब्बे वतनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ख़ासकर नौजवान जो इस मुल्क का 64% हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी हवाले से मेरे साथ आज एक गेस्ट जो मौजूद हैं, उनके बारे में मैं सबसे पहले जो बात आपसे करूंगा, जो अभी ये लिसनर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे और बाद में देख भी लेंगे सोशल मीडिया साइट्स पे इस पॉडकास्ट को, वो एक ऐसी एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं कि जिन्होंने अपने काम के साथ, अपने रिसर्च के साथ, अपनी टीचिंग फील्ड के अंदर विमेन एम्पावरमेंट को भी साबित किया। उन्होंने साबित किया कि किस तरह मुआशरे में नौजवान खवातीन मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकती हैं। साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छी ग्रिप है। हम अभी ये भी देखते हैं कि उनसे हम बात भी करेंगे और हमारे साथ इस वक्त एजुकेशनिस्ट, रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर एमन खालिद साहिबा मौजूद हैं। हम उनकी जानिब चलते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं जी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली ये बात है कि आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लेकर आई रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। हम क्वेश्चन का सिलसिले का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका, क्योंकि डायरेक्ट लिंक रिसर्च और मीडिया से है, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो इंसान की जरूरत किस कदर बन चुका है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। पहली तो बात, आपका जो सवाल है कि अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इस टाइम एक ज़रूरत के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है मेरा ख्याल है। और इस टाइम में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से देखा जाए तो जितना टाइम हम खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ गुजार रहे हैं, उतना ही टाइम हम डिवाइसेस को दे रहे हैं। हम लोग जितना टाइम हम एक दूसरे से बात करते हैं साइमल्टेनियसली, उतने ही टाइम के दौरान हम अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम गैजेट्स को थ्रू आउट यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। अब डिपेंड हम पे ये चीज डिपेंड कर रही है कि हम इसको एक नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेके चलते हैं। इस चीज को हम खुद पे हावी ना होने दें, अपनी बाकी चीजें जो हैं उनको डिस्टर्ब ना होने दें। हम किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर जिस तरीके से रिलेशंस में, जिस तरीके से इंसान की अपनी ज़ात के लिए बैलेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट बन चुका हुआ है। तो अगर हम इस गैजेट के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ बैलेंस क्रिएट करके नहीं गुजारा करेंगे तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह आप देख रही हैं, क्योंकि आपने एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते नाते एक रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो फेज चेंजिंग देख रही हैं। फेज चेंजिंग से मुराद रेडियो था, अखबार आया, अखबार के बाद टेलीविजन, केबल आई, फिर सोशल मीडिया आया। क्या आप समझ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों के अंदर मजीद सोशल मीडिया से ज्यादा कुछ चीजें एडवांस होंगी, क्योंकि एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन कौन सी चीजें आप समझ रही हैं चेंज हो सकती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम बात शुरू करें, चीजें क्योंकि वक्त के साथ साथ यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक तरह से हम देखे जाए तो हमारे लिए नेमत भी है और एक जहमत भी बन सकती है। हम जो चीज हमारे बच्चे देखते थे या हम लोग पहले मूवीज में देख रहे थे कि इंसान की रिपोर्ट्स के साथ, इंसान की मशीनों के साथ हम लड़ाई देखते थे, और अगर हम इस सेंचुरी के एंड तक जाते हुए इस चीज को देखें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ये चीज रिसर्चेस, ये चीज रिपोर्ट्स से साबित हो रही है कि 53 तक 2053 के बाद से जो है रिपोर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मशीन्स जो हैं वो इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उनका इम्पैक्ट, अगर हम वर्चुअल रियलिटी को स्टडी करें,
हम लोग गेमिंग से स्टार्ट किया, हमने वर्चुअल रियलिटी की तरफ, और अब अगर हम देखें तो आगे इन फ्यूचर जो है रिसर्चेस ये बता रही हैं कि आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप चीजें परचेज करेंगे, आप ऐसे ही वहां पर, हमारे बच्चे वर्चुअल रियलिटी में रहना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये तमाम चीजें जो हैं इनको ऑब्जर्व करने की भी जरूरत है, क्योंकि इंसान बिलाशुबा अशरफुल मखलूकात है। जितना इंसान के पास नॉलेज है उतना मशीनों के पास नहीं हो सकता, नहीं लेकिन अगर हम गैजेट्स को और मशीन्स को इतना एम्पावर कर देंगे तो वो मसाइल भी बन सकते हैं मिसाइल भी ultimately। बन सकते हैं। और ये चीज जो है कि आज ही देखें, उसके हर चीज के पीछे कुछ एजेंडा भी हो सकता है। रीजंस हैं हमारी जो आप कह सकते हैं कि ये असला से रेलिवेंट जो हमारी ऑर्नामेंट्स वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जी 60% इंडस्ट्री इस पे बेस कर रही है। बिल्कुल और हम अपनी उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पूरी दुनिया में ये जितनी गेम्स बनाई जा रही हैं, क्यों हमारा हर दूसरा बच्चा जो है वो गेम्स के अंदर मार धाड़ क्लाशनकोव चला रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करें? क्यों हर पॉपुलर गेम, मैं नाम नहीं यहाँ पर लूंगी, लेकिन जितनी पॉपुलर गेम्स हैं वो तमाम इसी चीज पे बेस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि हम एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं, हमने अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वो दुनिया अपने एजेंडे के मुताबिक आपको जो चला कि रही है। नौजवानों के लिए नुकसानदेह भी हो बिल्कुल सकती है नुकसानदेह हो सकती है, होती क्योंकि है वो एक वायलेंस क्रिएट कर रहा है। और मीडिया के अंदर अगर हम देखें तो मीडिया जो है वो कल्टीवेटर है बहुत सारी चीजों का, और वायलेंस उसके अंदर सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि मीडिया जो है दैट कल्टीवेट्स वायलेंस अमंग द ऑडियंसेस। और जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्पेशली चिल्ड्रन है, जो टीनेजर हैं, ये लोग बहुत जल्दी इसकी जो असर है या इसका इन्फ्लुएंस जो है उसको कबूल करते हैं। कबूल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम डॉक्टर साहिबा से और भी मजीद बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह चीज़ों को पाकिस्तान में मजीद बेहतर बना सकते हैं, खासकर एजुकेशन के हवाले से। मैं शामिल एक शॉर्ट सा ब्रेक करूंगा। ब्रेक से वापस आके हम आपसे फिर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स। अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से और नौजवान का उसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का। अच्छा मैडम, हम देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ यूज कोई भी चीज है, आप फूड इनटेक कर रहे हैं वो भी नुकसानदेह है, अगर आप किसी भी चीज का एक्सेस देख रहे हैं वो नुकसानदेह है। क्या हमारे मुआशरे का नौजवान, पाकिस्तान का हो या पूरी दुनिया का, क्या वो ये बात सही तरह समझ नहीं पा रहा, या वो अब उसको एक कथारसिस के लिए है ही उसके पास गैजेट? जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है वो तवाज़ुन कायम करना होता है, और हम इसी चीज़ में बैलेंस कायम नहीं कर पा रहे हैं। हम हर टाइम जब इस गैजेट को, मीडिया की एक थ्योरी है, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ कि जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, दिन में वही 24 आवर्स हैं, और जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, हमारी हर दिन के साथ एंगेजमेंट्स बढ़ती जाती हैं, तो अब इंसान भी वही है, घंटे भी वही हैं 24। तो हमने उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, हमने सोना भी है, हमने पढ़ना भी है, हमने बाकी काम भी करने हैं। हमने अगर इन डिवाइसेस को टाइम देना है, अगर हम सारा टाइम इन्हीं डिवाइसेस को दे देंगे तो फिर हम बाकी के काम किस टाइम पे करेंगे? तो ये मेरा ख्याल है हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि अपने वक्त का सही तय्युन, सही तकसीम और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ वो कैसे चल सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है टीचर्स को, पेरेंट्स को, तमाम लोगों को एक गाइडेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेसिव यूज़ होगा टेक्नोलॉजी का तो वो नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे, हम अगर बात करें, अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करें तो उसके अंदर 5 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर भी इवन 12% यूसेज पाया जा रहा है सोशल मीडिया का। फिर 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो 14% जो है उनकी एक तादाद, ये एक बड़ा नंबर है। अगर हम इस एज ग्रुप के बच्चों को इतना ज़्यादा ये डिवाइसेस यूज़ करने को देंगे तो अल्टीमेटली इसके हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट्स ही आएंगे। और फिर हमारी जो यूथ है, हमारी यूथ बहुत सारी ऐसी है जो क्रिएटर्स नहीं हैं, जो लोग काउच पोटैटो की तरह, या जो लोग खामोशी से जस्ट जो कंटेंट आता है उसको इन्फ्लुएंस के अंदर वॉच डॉग्स, बिल्कुल। बस वो उसको देखते जा रहे हैं और उसको लेके बस उसके पीछे चलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एक नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पे कि कोई भी, वो बहुत सारे, वो ना सिर्फ यूथ की बात करें बल्कि मैच्योर लोगों के भी एक बहुत बड़ी तादाद बगैर देखे, बगैर वेरीफाई किए हम चीजें आगे क्या फेंक बात देते है, हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसान, पैनिक, हम जिस माहौल में रह रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और मेरा ये मैसेज भी है तमाम यूथ के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि प्लीज कोई भी चीज जब आप डिसेमिनेट करते हैं तो उसको एक दफा वेरीफाई जरूर ट्राई कर करें लें, कि बिल्कुल। आप क्या मुआशरे में फैलाने लगे हैं। और
एक चीज है कि अगर आप एक अच्छा और सही मैसेज दे रहे हैं तो वो सदका जारिया भी है। इस चीज बिल्कुल को भी आप गौर बिल्कुल करें कि अगर आप एक गलत मैसेज दे के लोगों को पैनिक क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मिसलीड और मिसरीड बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा क्योंकि जैसे चीज़ें अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, उसी तरह से हमारे बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का थिंकिंग प्रोसेस भी शायद अभी मैच्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम लोग कहें कि हर चीज़ डेवलप्ड है और हमारी हर चीज़ मैच्योर हो चुकी हुई है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए अभी कुछ हमें काम करने की ज़रूरत है। जरूरत है। अच्छा, अब क्योंकि काफी सारे सवाल बन चुके हैं जो पूछे भी थे मुझसे, लेकिन आपकी बात से भी जो अखज में कर पाया हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आप जो डिस्कस फरमा रही थी वो ये था कि हमें चीज़ों को इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए होने चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, या बिल्कुल टीचर्स ऐसा। कम से कम कन्वे करें। बिल्कुल ऐसा। कितना यूजफुल और प्रोडक्टिव हो सकती हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स के, अगर हम अपने नौजवान को, यूथ को सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल समझा दें, कितनी एक प्रोडक्टिव होंगी? इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे जो बच्चे हैं, मेरा ख्याल है अब बहुत सारी स्कूल्स ने भी ये इनिशिएटिव लिया कि छोटे बच्चों को भी समर कैंप्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी का यूजेज ना सिर्फ आप इसको सोशल मीडिया की हद तक रखें, बल्कि वो उनको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे डेटाबेस उनको उनको एक्सप्लोर करना सिखाया जाता है और फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है ताकि वो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड किया जा सके और वो अपनी पूरी एनर्जी हर टाइम सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ क्रिएट करने में, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने में, एक फेक रियलिटी हर टाइम क्रिएट करने में ना एनर्जी वेस्ट करें, बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि आप उसके ज़रिए अर्न करें, आप अपने बच्चों को इतना एम्पावर करें, उनको एक डायरेक्शन दें, उनको पता हो कि इसको हमने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना है, वो यूसेज कहाँ पर होगा और इसको हमने बाकी एजुकेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए कहाँ पर यूज़ करना है, वो इस चीज़ में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बेसिकली बच्चों के पास सही डायरेक्शन जो है वो बच्चों को नहीं दी जाती है। वो सारा टाइम बैठ के सोशल मीडिया को बस उसकी वो स्क्रॉल और क्लिक और लाइक और और बस शेयर, हर टाइम वो बस एक ही चीज़ में है कि हम सबके सामने एक अच्छा सा अपना इमेज पोर्ट्रे कर सकें इमेज पोर्ट्रेट और एक वो फेक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, दैट इज़ बैड लीडिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, बहुत सारी आपकी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे एक बार फिर से एक शॉर्ट सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आकर बहुत से क्वेश्चंस हैं और लिसनर्स और व्यूअर्स ने पूछे हुए हैं, उनमें से कुछ सख्त क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा। और वापस आते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स। हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नौजवान अपने आप को पैरल चलें तो किस तरह चलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पे जरूर अपलोड करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। आप ये मैडम फरमाएं कि कितना लीथल होती है एक फेक न्यूज मुआशरे के निजाम को खराब करने के लिए या नक्शे अमन के लिए, कितना लीथल हो सकती है? देखें, आप फेक न्यूज़ से क्रिएट करते हैं और उसके बाद डिसेमिनेट करते थे। अब उसकी जो इंटेंसिटी है सोशल मीडिया पे चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से चीज़ जिसको हम कहते हैं वो कितनी विद इन नो टाइम वो चीज़ स्प्रेड कर जाती है पूरी सोसाइटी में और अल्टीमेटली वो कितना बड़ा डिज़ास्टर बनता है सबके लिए। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल ही देती हूँ। रोड्स ब्लॉक करने का इशू जो आजकल हमारे यहाँ एक सिनेरियो चल रहा है, यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे और अगरचे उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बिला वजह रोड्स पे ब्लॉकेज नजर आई। वो उन फेक न्यूज़ेस की वजह से थी जो मुसलसल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक है और लोग बिला वजह कहीं रश है, सड़क ये है, वो है। और बाद में पता लगा कि वहां पर ऐसे एक एक्सीडेंट की वजह से थी, उसका कोई पॉलिटिकल या कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था जहां पर 20 से 25 मिनट मुझे खड़ा होना पड़ा। तो आप ये देखें कि कोई सीरियसनेस, कोई सिचुएशन, मतलब हम जो ऐसी स्टॉक मार्केट, हमारी फेक न्यूज़ हमारी स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है, इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। इवन कहा जाता है कि जो जजेस के या जुडिशरी के डिसीजन आने से पहले जो हम फेक न्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं वो हमारे जुडिशरी में डिसीजंस को, जजेस के, उनको इफेक्ट करती हैं। हमारे पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं, जो प्रेस्टिजियस लोग हैं, उनको नुकसान देती है। गलत है ये।
तो इसलिए हम लोगों को बीइंग अ नेशन इस चीज को समझने की जरूरत है कि पहली तो बात अपनी जात की और हर एक की पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। आपके किसी के साथ पर्सनैलिटी के बहुत सारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे आपके सोच सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल में पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। अपने अंदर टॉलरेंस और पेशेंस को लेके आए, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें और गलत बात को डिसेमिनेट करने से गुरेज करें। अभी पीछे हम लोगों ने जो कोविड के डेज में जो फेक न्यूज़ की वजह से जो कुछ हम लोगों ने जितना कुछ सफर किया, सब लोगों ने सिचुएशन उतनी ज्यादा आप कह सकते हैं सीरियस नहीं थी जितनी बना दी गई, बना दी जाती है। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे सामने आए हैं। इतना मतलब चीजों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है और हम सबको मेरा ख्याल है एक मैच्योर लेवल पे जाके बिहेव करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा एक पॉजिटिव मुआशरा बन के उभरे, पॉजिटिव मुआशरा बन के आगे चले, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज मैं आपकी बात यहाँ पर वो स्टॉप कर रही हूँ कि हर इंसान की एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो रिसर्च से साबित है कि हर इंसान की एक एनर्जी है। अब अगर आप अपनी एनर्जी सारी नेगेटिव साइड पे लगाते जाएंगे तो हम सब एक दूसरे को हर टाइम कमेंट करते हैं, कौन इस मुआशरे को लेके चलेगा, कौन लीड करेगा, कौन इसमें बेहतरी लाएगा, तो कोई बेहतरी नहीं लेके आएगा। ये बेहतरी हम सब ने खुद लानी है। अपने हिस्से का काम हर बंदे को खुद करने की जरूरत है। आप पॉजिटिवली बिहेव करें, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ बैठने वालों को भी एक पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट करेगी और आप सब लोग अगर पॉजिटिवली बिहेव करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव चीजें होंगी। अच्छा मैडम, अब हम क्वेश्चन शामिल करते हैं रिसर्च के हवाले से। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं और डेवलपिंग नेशन हैं, इनमें जो मेन जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के अंदर, कि फर्स्ट वर्ल्ड में रिसर्च वर्क ज्यादा है। अगर कोई भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अगर कोई भी नौजवानों ने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अगर यूथ ने तालीम हासिल करनी है, किसी बात को समझना है, उसके लिए रिसर्च वर्क बहुत अहमियत का हामिल है। तो क्या समझती हैं कि रिसर्च कितना जरूरी है कि आपके मुआशरे में स्कॉलर्स पैदा हो, उससे मुआशरे को क्या फायदा होगा? देखें, जब तक हम रिसर्च बेस्ड या रिसर्च ओरिएंटेड सोसाइटीज नहीं बनाएंगे या हमारा काम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होगा, तो इसका मतलब है हमारी पूरी बात मफरूजों पर मबनी है, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और अगर रिसर्च कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक रिसर्च कल्चर डेवलप ही नहीं हो सका। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है, इसके अंदर बल्कि एक नेगेटिव किरदार जो है वो प्ले किया है हमारे बहुत सारे इदारों ने, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को हमेशा फोकियत दी गई है और लोग नंबर गेम के चक्कर में, वो असातिज़ा इकराम हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो रिसर्च पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। रिसर्च पेपर आप साल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करें, लेकिन वो रिसर्च हो जिसका सोसाइटी को फायदा हो। ऐसी रिसर्च जो जस्ट फॉर सेक ऑफ रिसर्च और किताब में बंद कर देने के लिए, जिसका सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है, उस पर करके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के मसाइल को उठाएं। और तमाम तलबा के लिए मेरा ख्याल है ये इस टाइम BS और MS लेवल पे, PhD लेवल पे जरूरी है कि उनको रिसर्च करनी आए, उनको पता हो हमने रिसर्च की ओरिजिनलिटी को कैसे बरकरार रखना है, हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, हमने किस तरह इंटीग्रेट करना है अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने सब्जेक्ट को और अपने सोसाइटी को, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं, खाली किताबी नॉलेज पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर की दुनिया में उनकी जितनी भी रिसर्चेस हैं वो उनकी सोसाइटी को बेनिफिट दे रही हैं, जबकि हमारी जो रिसर्चेस हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। हम फॉर सेक ऑफ रिसर्च बस करते जा रहे हैं और सोसाइटी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैडम, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो इस वक्त जो हमें हमारे लिसनर सुन रहे होंगे या जो बाद में सोशल मीडिया के जरिए इसको देखेंगे पॉडकास्ट को, वो ये जानना चाहते हैं कि खासकर MPhil और PhD के स्टूडेंट्स के रिसर्च का एक टॉपिक जब स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें तो वो किन चीजों को जहन में रखें? क्या वो देखें कि आया इस टॉपिक का इम्पैक्ट कितना दूर है, कितना देर पा है, या ज्यादा मैथ्स को कवर कर रहा है कि नहीं? आप देखें कि वो जो टॉपिक है आपकी सोसाइटी के साथ कितना इंटीग्रेट करता है, आपकी सोसाइटी को उस टाइम कितनी जरूरत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि अगर हम एक सर्वे करते हैं, आप सर्वे के रिजल्ट्स को जनरलाइज करते जा रहे हैं, मैथ्स लेवल पे आपने रिसर्च तो कर ली है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी को एट दैट टाइम जरूरत किस चीज की है।
तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी सोसाइटी की नीड देखें और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ये तमाम इदारों को भी, और बहुत सारे इदारे अब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा वक्त लगता है। और तमाम इदारे अब क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं कि क्वालिटी को श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्वांटिटी या नंबर गेम से थोड़ा सा खुद एचईसी ने भी इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए हैं कि क्वालिटी को श्योर किया जा सके। तो आप हमेशा जब भी किसी टॉपिक पे काम करें तो आप देखें कि एट दैट टाइम वो सोसाइटी के लिए कितना मुफीद होगा। इस चीज़ को देखते हुए अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें। अच्छा मैडम, क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो किस हद तक दुरुस्त है कि किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर अगर कोई छोटा सा प्रोडक्ट भी लॉन्च करना होगा तो एक बार उसका सर्वे लाजमी होगा। तो नौजवान ये जानना चाहते हैं कि वो आखिरकार डिग्रीज और पीस ऑफ पेपर्स तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी रिसर्च है ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में कितना किरदार अदा कर सकती है? जो हमारी डिग्रीज हैं जैसे एमएस और पीएचडी लेवल के ऊपर, ये ना सिर्फ एकेडेमिया में या आपको अदर जॉब्स के अंदर भी सेटल करती हैं, बल्कि इसके अलावा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेने में और उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कैरी आउट करने में भी हेल्प करती हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स यही हैं कि आपको फर्म्स जो हैं वो हायर करती हैं, आपको एनजीओज हायर करती हैं, आपको इंटरनेशनली फंडिंग जो कर रही हैं एजेंसीज वो हायर करती हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने को कहा जाता है, और फिर आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी एविडेंसेस आप दे रहे हैं, जो रिजल्ट्स आप शेयर कर रहे हैं, उन रिजल्ट्स की बेस पे फर्दर कुछ लॉन्च किया जाता है, फर्दर उसके अंदर कुछ प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी रिसर्च की बेस पे की जाती हैं। तो आप एज रिसर्च एसोसिएट किसी के साथ आप अपने लाइजॉन बना के आप काम कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट, हमारे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं रिसर्च असिस्टेंट। तो ये तमाम चीज़ें आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और आप उन पे रिसर्च काम के लिए काम कर सकते हैं। इंटरनेशनली बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और आपको बहुत अच्छा पे करती हैं अगर आप उनका प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको डेडिकेटेडली काम करना होता है, और जो टाइमलाइंस दी जाती हैं उन टाइमलाइंस को मीट करना पड़ता है। लिसनर्स, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और डॉक्टर साहिबा से मजीद चीज़ें भी पूछते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें तालीमी निज़ाम के अंदर मजीद कौन कौन सी चीज़ों को रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है। शामिल करेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, और क्योंकि लाइव है और साथ साथ हमारी कोशिश है कि नौजवान जो कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनके लिए हम हर पल हमारे पास ऐसे नायाब तरीन, ऐसे प्रेस्टिजियस मेहमान मौजूद हों जो कि नौजवानों को बाकायदा एक ऐसा रास्ता दिखा सके कि जिस पे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, ताकि मुल्क पाक वतन तरक्की कर सके। वापस चलते हैं मैडम की जानिब। अच्छा मैडम, चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन और मर्द पैरेलल बहुत अच्छा चल रहे हैं। खासकर लोगों की ये आरा है कि या मैं ये समझ रहा हूं कि आपका मुआशरे में जब तक यंगस्टर जो ख़वातीन हैं, जो आप लोगों की तरह की जो ख़वातीन जो काम कर रही हैं मुआशरे के लिए, वो नहीं करेंगी तो शायद मुआशरा उतनी तेजी से ये टायर नहीं रिवॉल्व करेगा। तो ख़वातीन के किरदार को किस तरह समझते हैं एक कामयाब मुआशरे के लिए? अगर आप बात कर रहे हैं फीमेल एम्पावरमेंट की या वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसके लिए हमारा कंट्री इस टाइम जिस दौर से गुजर रहा है, मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर फीमेल्स को साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि मजीद जरूरत है। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोगों को इस बात से इख्तलाफ भी हो सकता है, मैं हमेशा से ही फीमेल एम्पावरमेंट के हक में रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन को इस्लामी लिहाज से मैं उसके ऊपर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बात नहीं कर रही इस टाइम, लेकिन जब तक इकोनॉमिकली आपकी फीमेल स्टेबल नहीं होगी तब तक वो माशरे में अपना रोल प्ले नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम सिचुएशन का देखें, सिचुएशंस का एनालिसिस करें, तो जब तक आपकी ख़वातीन मुआशी तौर पर स्टेबल नहीं होंगी, उनमें एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा मैसेज हमेशा लड़कियों के लिए ही होता है कि अपनी लाइफ को वेस्ट करने की बजाय, इधर उधर सिर्फ घूमने फिरने की और सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज करने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। जो लोग जॉब नहीं कर सकते, जिनका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है, और आप अगर सोशल मीडिया और मीडिया के हवाले से बात करें तो इसने
फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट को इतना बूस्ट अप कर दिया है यस, कि आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। लैपटॉप पर बिल्कुल। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, अगर पैशन है और डेडिकेटेड है आप, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप घर बैठे काम करें, आप किसी भी तरीके से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जो बच्चियां काम कर रही हैं। इसके अलावा यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, आप अपना चैनल बनाएं, आप वहां पर आप अपनी, आपके पास जो स्किल्स हैं, आप अच्छा बोल सकती हैं, आप अच्छा इवन मेकअप कर सकती हैं, आप अच्छा खाना बना सकती हैं, आपकी कोई ड्राइंग स्किल्स हैं, इवन बच्चे अपना पेज रन कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छा, तरफ मैं आपके तो क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन भी और सेंटेंस भी ऐड कर रहा हूँ लिसनर्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। बहुत सी खवातीन को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने घर के अंदर अपने सोशल मीडिया को रन करते हुए बेकरी प्रोडक्ट्स बना के बिल्कुल ऐसे दे कुक्ड, दे बेक्ड, और इस वक्त उनका मंथली कम से कम 2 3 4 लाख रुपए वो कमा रही हैं, केक्स, पेस्ट्रीज और जो सैंडविचेस, और बहुत जबरदस्त बड़ा हाइजीनिक सा बना के। बहुत तो किस किस तरह काम मजीद कर सकती हैं आप समझती हैं? रमजान जैसे करीब आ रहा है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो होम बेस्ड जो आपको फ्रोजन आइटम्स हैं, उसी की इतनी ज्यादा वो पब्लिसिटी नजर आती है, और वो बहुत सारी खवातीन घर बैठ के कर रही हैं। चलिए, ये तो डोमेस्टिक जॉब्स हैं जो लोग कर रहे हैं। जो अगर हम मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, तो अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, तो आपको बहुत हाईली पे किया जाता है। आपको अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं, आप लोग एनिमेटर्स हैं तो आप काम कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छी फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो हेविली पेड हैं इस टाइम पे। आप इससे रेलिवेंट, हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स हैं, जो भी आपकी फील्ड है आप उससे रेलिवेंट कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दें और आपका कंटेंट लोग जरूर देखेंगे। अगर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी का एलिमेंट होगा, तो मेरा ख्याल है खवातीन को साथ जरूर काम करना चाहिए। इससे बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। एक तो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, उन्हें इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा वो खुद से भी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा वो कंटेंटमेंट और सेटिस्फाइड फील करेंगी अगर वो बहुत सारी और नेगेटिव चीजों से हमारे बच्चे वैसे भी बचेंगे, उनका ध्यान जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएगा। तो मेरा ख्याल है अपने बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर्स को, हमें सबको ही एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। और वो जो बहुत सारा टाइम नेट सर्फिंग के अंदर, सोशल मीडिया सर्फिंग में अपने घंटों जाया करते हैं, उन सबको मेरा ख्याल है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन स्कूल्स में भी 4 5 क्लास शुरू करवाएं, और कोई एक एक क्लास डेली बेसिस पे उनकी ऐसी हो जिसमें उनको कुछ क्रिएशन का बताया जाए, उनकी क्रिएटिव स्किल्स को जो है वो हाईलाइट किया जाए, ताकि वो अल्टीमेटली इस काबिल हो सकें कि वो कुछ क्रिएट कर सकें। वेलकम बैक लिसनर्स। बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 6 या 7 मिनट हमारे पास रह गए। हम उसी में मैडम से जितनी चीज़ें इल्म लेने की कोशिश कर सकते हैं ले लेते हैं। अच्छा मैडम, हमारी पूरी गुफ्तगू जो बड़ी ज़बरदस्त थी, उसके अंदर जो मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ, जिस पर से एक क्वेश्चन बिल्ट हुआ है, वो ये है कि अक्सर हम पेरेंट्स को ये निगलेक्ट कर देते हैं कि यार टीचर्स का काम है पढ़ाना, जो इंस्टीट्यूट फीस ले रहा है जी उसका काम है पढ़ाना। एक तो नौजवान को, स्टूडेंट को देखें, इस वक्त नर्सरी से पढ़ने लेकर मास्टर तक पढ़ने वाला नौजवान ही है, BS ऑनर्स वाला नौजवान ही है, जाहिर है घर वाले ही उसको ऑपरेट करते हैं। एक तो घर वालों का कितना किरदार होना चाहिए, फिर दूसरी ये मुझे आपसे जानना है बात कि इंस्टीट्यूट का कितना काम हाथ होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बड़ी लॉजिकल थी कि अब नए दौर के नए सब्जेक्ट्स भी तो होने चाहिए। तो कितना इंस्टीट्यूट एंड पेरेंट कितना पेरेंटिंग के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं? पेरेंटिंग और इंस्टीट्यूट की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस टाइम हमारी नौजवान नस्ल को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है, देखें किताबें हम रट लेते हैं, वो हमारे बच्चे असेसमेंट के डर से कर लें या किसी भी चीज़ से। आपने किताब याद की, आपको जो नोट्स मिले, असाइनमेंट, CGPA के डर से हमारा GP खराब हो जाएगा, बच्चे याद करके आ जाते हैं। उसमें उनके लिए वो याद करना एक बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह की ब्रॉट अप दे रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूशन आपको मॉरली आपकी किस किस्म की ब्रॉट अप कर रहा है, आपका टीचर जो क्लास में आ रहा है वो आपको क्या मोरालिटीज़ और एथिक्स सिखा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ चलती हैं।
और जब एक स्टूडेंट एक ग्रेजुएट फील्ड में जाता है तो ये चीज़ें वो होती हैं जो वो बताता है कि मैंने क्या लर्न किया था। एक टीम वर्क, पेशेंस, लोगों के साथ मिलके चलना, डेडलाइंस को, प्रेशर्स को मीट करना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़ुबानी आप किताबों से पढ़ के नहीं सीखते हैं। ये आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं जो आप अपने इर्द-गिर्द, अपने पेरेंट्स से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने टीचर्स को देख कर लर्न कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशंस को भी इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी कि करैक्टर, मॉरल और एथिक्स को बिल्ड किया जाए स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें, और दूसरी चीज़ जो है, इंस्टीट्यूशंस को प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज को फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो हम थ्योरी बच्चों को पढ़ाते हैं, इवन बच्चे आके एट टाइम्स कहते हैं कि जब हम मार्केट में गए थे तो चीज़ें जो थी वो उससे डिफरेंट जा रही थी। कभी भी आप जो बच्चों को इदारों में पढ़ाते हैं वो और मार्केट आपकी एग्जैक्टली पैरेलल नहीं चल रही होती है। ऑल्दो जितने भी इदारे हैं उनके जो फैकल्टी बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट्स ही होते हैं या अदर एक्सपर्ट उनकी अपनी डोमेन के, लेकिन उसके बावजूद भी जो नॉलेज आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम करके मिलता है वो खाली किताबें पढ़ने से नहीं मिल सकता। इसी तरह से जो नॉलेज आप खाली यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के ले सकते हैं, एक क्लास का एनवायरनमेंट उससे डिफरेंट होता है। जो टीचर आपको क्लास में आगे बताता है वो चीज़ बहुत डिफरेंट होगी खाली यूट्यूब के ट्यूटोरियल से, और जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड में जाके लेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा एक खाली क्लास के नॉलेज से। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके, मिला के, इंटीग्रेट करके चलने की ज़रूरत है। और प्लस मैं बार-बार एक बात कहती हूँ कि करैक्टर, मोरालिटीज़, एथिक्स और पेशेंस, इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और डिसिप्लिन अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और बैलेंस को लेके आएँ। अच्छा मैडम, यहाँ पे इसका भी ज़िम्नन जवाब दे दीजिए कि क्या इंस्टीट्यूट्स को अब अपने आप को अपग्रेड करना होगा विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, के जहां पर आपको, एक मिसाल के तौर पर, क्या हम अपने सारे सिलेबस के अंदर फ्रीलांसिंग का सिलेबस ऐड कर सकते हैं या नहीं? क्या हम अपने सारे सिलेबस के अंदर यूज ऑफ सोशल मीडिया का सिलेबस ऐड कर सकते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकली और थेरेली? ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर रही हैं, ऑलरेडी इन पे काम हो रहा है। और अगर आप बात करें जितना भी हमारे पास मार्केट में इस टाइम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या जितनी भी अच्छी हमारे पास रैंकिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम में ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। आपकी बात से जो मैं समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जैसे थिएटर से रिलेटेड, प्रोडक्शन से यस, रिलेटेड, स्क्रीन प्ले राइटिंग से जी बिल्कुल। रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से कंटेंट रिलेटेड, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, बिल्कुल। स्क्रिप्ट राइटिंग, ये तमाम जो हैं सब्जेक्ट्स, अगर आप मीडिया स्टडीज़ की कोर्स की बात करें तो ये उसका हिस्सा हैं। हर अदारे ने इनको अडॉप्ट किया हुआ है और इदारे जो हैं वो अच्छे से अच्छे विजिटिंग फैकल्टी पे जो वो लोग जो आपके फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनको हायर करके बच्चों को उनसे इंटरेक्शन करवाते हैं और उन्हीं से वो कोर्सेज जो हैं पढ़ाए जाते हैं ताकि उनका एक फील्ड के साथ जो है, जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, एक लाइज़ॉन बन सके। तो ये तमाम चीज़ें जितने भी इदारे हैं ऑलरेडी इस ट्रेड पे चल रहे हैं और इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और फर्दर टाइम के साथ साथ चीज़ों में बेहतरी आती रहती है और मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसकी ज़रूरत भी रहती है। और अच्छा मैडम, आज तो आपने वक्त दिया, बहुत कीमती है आपका वक्त, लेकिन मैं आपसे ये इजाज़त चाहूँगा, क्या आप दोबारा रेडियो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगी, हमें दोबारा जब टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस तरह हैं जो 1 घंटे के अंदर कवर नहीं हो पाती, तो क्या आप दोबारा इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे? ज़रूर, मुझे हमेशा ही यूथ से बात करके बहुत खुशी महसूस होती है और अगर मेरी किसी भी बात से किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो मैं उसके लिए ज़रूर। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया कि आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, आप प्रोग्राम में हमारी मेहमान बनी। लिसनर्स, आप एक बात समझ जाएं कि आपका नौजवान जो है, यंगस्टर है, और उसके बाद उनकी के ऊपर जिन लोगों का, एकेडमिया का या जो भी ट्रेंड लोग हैं, जो भी कामयाब लोग हैं, जब नौजवान उनकी बात को सुनकर चलेगा तो यकीनन नौजवान फायदे में रहेगा, कामयाब रहेगा, बेहतर चीज़ों को लेकर चल सकेगा। इसी तरह हमारी पाक सरजमीन तरक्की करेगी और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा कि हम आने वाले चंद सालों के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड नेशन बनकर उभरेंगे। बाहैसियत एक कौम हमें इसके लिए मेहनत भी करनी है, किरदार भी अदा करना है। मेरे साथ आज की जो मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी डॉक्टर एमन खालिद साहिबा मौजूद थी। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ रिसर्च स्कॉलर, और आप
आपने उनकी इल्मी और बेहतरीन अल्फाज से सुन लिया होगा कि वो कितनी बेहतरीन बात कर रही थी। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर जिसकी हफ्सा कासिम और मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद आप खबरनामा भी सुनेंगे और फिर जिस FM 93 और बाकी रेडियो पाकिस्तान पर बैक टू बैक प्रोग्राम्स आप सुने। तो रेडियो पाकिस्तान का काम ही यही है कि अपनी पाक सरजमीन की हर आवाज़ को जो नौजवानों के लिए पहुंचाना है, और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए और अगले नए गेस्ट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।